नमस्कार मित्रों, वीडियो के इस भाग में हम लोग बायोलॉजी का एक इकाई स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव कार्यकी। मानव कार्यकी में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका परिचय देना चाहूंगा कि हम भोजन क्यों खाते हैं या भोजन की क्या आवश्यकता होती है खाने के लिए। देखिए, आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर आपने 4 दिन भोजन नहीं किया या 4 दिन खाना नहीं खाया तो आपके ऊपर क्या होगा या आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा। आपकी बॉडी पूरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपकी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी क्रियाएं कुछ भी नहीं चलेगी उसके अंदर। ठीक है, मतलब स्लो डाउन हो जाएगी, पूरी धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो भोजन क्यों आवश्यक है? भोजन ऊर्जा के लिए आवश्यक है। भोजन क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए भोजन बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पाचन तंत्र पढ़ने से पहले पाचन की परिभाषा के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पाचन की परिभाषा के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में संशय नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में क्या होगा आपके पास में कि जटिल अणुओं का, ठीक है, क्या आ जाएगा? जटिल अणुओं का किस में टूटना? सरल अणुओं में टूटना। ठीक है, जटिल अणुओं का किस में टूटना है? सरल अणुओं में टूटना। तो ये किसकी मदद से होगा? ये होगा बेटा किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से होगा? एंजाइम की मदद से। ठीक है ना, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में एंजाइम की सहायता से टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन पाचन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो दिमाग में बात आती है वो आती है कि सरल अणु कितना सरल। ठीक है, कितना सरल, ये सबसे मेन पॉइंट है अपने पास में। तो मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो देखिएगा, इधर कितना सरल उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में आपके पास में मुख्य रूप से जो घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। मुख्य घटक बता रहा हूं आपको। ठीक है, बाकी और भी होते हैं बेटा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एक मैंने लिखा आपके पास में क्या? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा और तीसरा क्या होता है? प्रोटीन। तो देखिएगा इधर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं कि इसके बारे में समझा रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिससे आपको ये परिभाषा पूरे अच्छे से समझ में आए कि सरल तो कितना सरल। ठीक है, समझना इस चीज को, गौर लगाना, ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, जब आप जैव अणु का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार मिलेंगे और उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन भी मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में थोड़ा समझा रहा हूं जिससे आपको परिभाषा समझ में आए। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। ठीक है, जिसमें एक आपके पास में आ जाएगा, वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, एक आ जाएगा डाइसैकेराइड, एक आ जाएगा मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एक पॉलीसैकेराइड, एक आ जाएगा डाइसैकेराइड और एक आ जाएगा मोनोसैकेराइड। इसके अलावा एक ओलिगोसैकेराइड भी होता है जो हम लोग जैव अणु के पाठ में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सैकेराइड का मतलब शर्करा से होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा है। ठीक है, तो मान लीजिए जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो भोजन हमने किया उसमें हम लोग क्या करते हैं? जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीजों को या कॉम्प्लेक्स भोज्य पदार्थ को अपन क्या कर रहे हैं? अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, यानी खा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके भोजन में कोई पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, या फिर मान लीजिए कोई डाइसैकेराइड है। ठीक है, ये आपने क्या किया? अंतर्ग्रहण किया। तो ये जब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन कंप्लीट होगा, यानी कि संपूर्ण हो जाएगा एंजाइम की मदद से, तो जो इसका अंतिम उत्पाद यानी सरल अणु जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज। मुख्य रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज, जो हमने काफी बार पढ़ा है, 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो बनता है पाचन में वो मुख्य रूप से क्या होता है? ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं मुख्य रूप से, और भी कई उत्पाद और बनते हैं। ठीक है ना, तो ग्लूकोज आपके पास में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र जो आपके पास में आ रहा है C6H12O6 आ रहा है। ठीक है,
ये आपके पास में इसका क्या है, अणुसूत्र है। अब अगर आप इस सूत्र की तरफ देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि ये, इसको अपन एक नाम और देते हैं, क्या देते हैं, हेक्सोस शर्करा, ठीक है, हेक्सोस शर्करा या एक्सोस शर्करा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक्सोस शर्करा जो आ रही है आपके पास में, ठीक है, तो इससे छोटी भी शर्करा होती है, जैसे पेंटोस शर्करा भी होती है, ठीक है। और पेंटोस शर्करा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज में क्यों टूटा, ये इस वाले फॉर्मूले में क्यों नहीं टूटा, ठीक है, या ग्लूकोज पे जब टूट गया तो पाचन की प्रक्रिया खत्म क्यों हो गई, आगे क्यों नहीं हुई पाचन की प्रक्रिया, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे आप सुनिएगा कि जिस स्तर पे कोई भी सब्सटेंस यानी घटक अवशोषित होने लायक बन जाए, वहां पे पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो अवशोषित होने लायक है, इस वजह से इसको आगे और नहीं तोड़ा गया, ठीक है। इस कारणवश जो किताबों में परिभाषाएं लिखी होती है वो ये लिखी होती है कि जटिल अणुओं का सरल अवशोषित अणुओं में एंजाइम या जैव उत्प्रेरक की मदद से टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एंजाइम सरल अवशोषित, एक वर्ड हम और क्या जोड़ दें, अवशोषित, ठीक है। तो क्या हो गया, परिभाषा कैसे बताओगे बच्चों आप, जटिल अणुओं का एंजाइम की मदद से सरल अवशोषित अणुओं में टूटने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, पाचन कहला रही है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, बड़े बड़े पत्थर है उनको छोटे छोटे पत्थर में तोड़ दो, ठीक है, और किसकी मदद से तोड़ोगे, एंजाइम की मदद से तोड़ोगे। बड़े बड़े पत्थर मतलब जटिल अणु, ठीक है, और छोटे पत्थर मतलब सरल अणु, किसकी मदद से तोड़ना है, एंजाइम की मदद से तोड़ना है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना, ठीक है। तो ये आपको समझनी थी यहाँ पे परिभाषा। अब हम लोग इस टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं कि विभिन्न पद कौन कौन से होंगे, स्टेप कौन कौन से होंगे जिसमें ये पाचन वाला जो चैप्टर है उसका कार्य की मतलब फिजियोलॉजी जो है वो समाप्त होगा। तो उसके लिए आप देखिए, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान लगाइएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ पद बताने जा रहा हूं यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, देखिए इसको। तो विभिन्न पद की बात करते हैं जो पाचन की कार्यकी को परिणाम देंगे, विभिन्न पद, ठीक है, विभिन्न पद। तो कौन कौन से पद होंगे, तो पाचन की कार्यकी को परिणाम देने के लिए 5 पद होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 5 पद होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहला पद, अभी मैं इनका आपको हेडिंग बता रहा हूं, साथ में इनकी परिभाषा छोटे तौर पे बता रहा हूं। इसको लेकर के आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ये पूरा डिटेल में आपके पास में आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में आएगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक सारांश के तौर पे आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इसमें पद रहेंगे विभिन्न प्रकार के। तो देखिए, 1 नंबर पे आपके पास में जो आएगा वो होगा आपके पास में भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, भोजन का अंतर्ग्रहण आ जाएगा, तो अंतर्ग्रहण आ जाएगा, भोजन का अंतर्ग्रहण। 2nd नंबर पे आपके पास में जो आएगा वो आएगा भोजन का पाचन, ठीक है। 3 नंबर पे आपके पास में जो आएगा वो होगा भोजन का अवशोषण, ठीक है। और 4 नंबर पे आपके पास में जो आएगा वो होगा भोजन का स्वांगीकरण, क्या आ जाएगा, भोजन का स्वांगीकरण। और 5 नंबर पे आपके पास में आएगा भोजन का बहिक्षेपण, ठीक है, क्या आएगा, बहिक्षेपण। तो ये आपको 5 पद है, इनके बारे में आपको पहले मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, इनका पूरा डिटेल की कैसे हुआ वो पूरा आपके पास में आने वाले वीडियोस में जरूर आपको देखने को मिलेगा, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, ठीक है ना, ऐसा मुझे यकीन है। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण में क्या चीज होती है, जब आप
कोई भी भोजन खा रहे हो, जैसे रोटी खा रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का चावल खा रहे हो, ठीक है, आपकी माताजी आपके लिए भोजन लेकर के आए हैं, तो आप वो जो भोजन खा रहे हो वो मुख के द्वारा आप क्या कर रहे हो, भोजन को जो पाचन तंत्र का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें डाल रहे हो। तो मुख के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करना क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है ना। तो भोजन को खाना मतलब स्टार्ट जो अपन करते हैं ना, यहाँ से मुख के द्वारा भोजन मुख में रखा और आगे जा रहा है, तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण है, ठीक है। जब किसी भी जीव में भोजन का उसके डाइजेस्टिव पाथवे यानी कि पाचन के पाथवे रास्ते में मार्ग में प्रवेश होना, वो आपके पास में क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण है। भोजन का पाचन आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, भोजन के पाचन में क्या होगा, ये वाली परिभाषा आ जाएगी। जो भोजन आपने खाया है, ठीक है, उनका जटिल अणुओं का किस में टूटना, आपके पास में सरल अणुओं में टूटना, ठीक है, सरल अवशोषित, ठीक है। ये अवशोषित वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, भोजन का पाचन। ना अवशोषण, अब जो भी भोजन आपने खाया है, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रत्येक कोशिका तक पचित भोजन, प्रत्येक कोशिका तक पचित भोजन मिल सके या पहुंच सके, जिससे प्रत्येक कोशिका क्या करे, आपके पास में अपनी बॉडी की यानी शरीर की, देह की क्या कर सके, जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चला सके, ठीक है। तो भोजन का अवशोषण में क्या होता है, जो भी पचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है, पचित भोज्य पदार्थ का प्रत्येक कोशिका तक मुख्य रूप से रुधिर व लसिका के माध्यम से पहुंचना, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या होता है, भोजन का अवशोषण। इसमें मुख्य रूप से रुधिर रहता है। पचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, रुधिर के माध्यम से क्या होता है, अवशोषित होता है, या रुधिर उसको अवशोषित करता है, ठीक है, या रुधिर में पचित भोज्य पदार्थ जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए भले, ठीक है। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, वो सब तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा। तो पचित भोज्य पदार्थ जो है वो किसमें क्या होगा, अवशोषित होगा। किसमें अवशोषित हो रहा है, रुधिर में, ठीक है, रुधिर के माध्यम से क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ठीक है। अब भोजन का स्वांगीकरण में क्या होगा, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है जो रुधिर में है, वो रुधिर क्या करेगा, अवशोषित भोज्य पदार्थ को कहां पे लेके जाएगा, प्रत्येक कोशिका के पास में पहुंचाएगा, ठीक है, और कहेगा, कोशिका सुन, कोशिका कहेगी क्या हुआ, कि मैं तेरे लिए खाना लाया हूं, ठीक है। जैसे वो डोमिनोज वाला या जोमेटो वाला डिलीवरी करने नहीं आता घर पे, वैसे तो ये ब्लड जो है, रुधिर है, वो एक तरह से डिलीवरी कर रहा है। किसकी डिलीवरी कर रहा है, भोजन की। कौन से भोजन की, पचित भोजन की, ठीक है। कहां पे कर रहा है, कोशिका पे कर रहा है, कोशिका को दे रहा है, ताकि कोशिका क्या कर सके, ठीक है, कोशिका उसको खा सके, यानी कोशिका उसको अगर यूटिलाइज करे, उपयोग ले, तो वो अपने बॉडी की जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसको क्या कर सके, सुचारू रूप से चला सके और शरीर में ऊर्जा बनी रहे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है अवशोषित, स्वांगीकरण का मतलब क्या है, अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है उसको क्या कर रहा है, क्या करना है, उपयोग लेना है, ठीक है ना। कौन उपयोग ले रहा है, प्रत्येक कोशिका द्वारा उपयोग लेना, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मान लो कोशिका को जरूरत ही नहीं है, कई बार होता है ना, अपना भी पेट भरा हुआ होता है, तो सामने भले कितना भी अच्छा पिज्जा क्यों ना रख दो, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, इसको बाद में खा लेंगे, अभी भूख नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज अपने को देखने को मिलती है। तो अगर कोशिका का भी पेट भरा हुआ है, ठीक है, या कोशिका को अभी नीड नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, फिर पचित भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा, अवशोषित भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा, वो सब बातें मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा, तो देखते रहिएगा, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि भोजन का बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण के मतलब ये होता है अपचित या भोज्य पदार्थ जो होता है वो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिर्क्षेपण कहलाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपचित भोज्य पदार्थ जो है, अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना,
ठीक है, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? भोजन का बहिक्षेपण है, ठीक है ना। तो ये 5 पद है, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का बहिक्षेपण। इन 5 पदों के अंदर हम लोग क्या करें, 5 पदों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन कार्य की पढ़ना शुरू करेंगे, भोजन की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जब अपन पाचन तंत्र की, तो उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको परिभाषा समझ में आई होगी, ठीक है। जटिल अणुओं का किस में टूटना आपके पास में, सरल अवशोषित अणुओं में टूटना एंजाइम की मदद से। आपको विभिन्न प्रकार के जो मैंने पद बताया, अंतर्ग्रहण है, दूसरा आपके पास में क्या है? पाचन है, तीसरा आपके पास में क्या? अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण है, पांचवा आपके पास में क्या? बहिक्षेपण है। ये भी आपको पता लगे होंगे, समझ में आए होंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो मुझे इस बात का यकीन है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। आप अगर घर पे हैं तो क्या हुआ, मैं आपके पास में अपेक्स से आपके साथ में हूं, ठीक है, आपका हाथ पकड़े हुए हूं, ठीक है। आप पढ़िए, आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो हम बायोलॉजी को बहुत आसान तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप वहां पे एक लाल कलर का बेल होगा, बेल आइकन, उसको भी दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस जब भी अपलोड हो तो आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक संदेश आ जाए कि आज नया वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसको देखने की आपके पास में जिज्ञासा बनी रहे, ठीक है। किसी भी तरह का आपको संशय आता है, किसी भी तरह का आपको डाउट आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है, उसमें आप अपना कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे ना, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? परिभाषा पढ़ ली और विभिन्न पद पढ़ लिए। अब इन पद को समझने से पहले हमको क्या होना चाहिए? इस तंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पाचन तंत्र क्या है, ठीक है, और पाचन तंत्र किन किन चीजों से मिलके बन रहा है, ठीक है। भाई बॉडी की कोई भी प्रोसेस, प्रक्रिया को पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए कि कैसे कैसे किस चीज का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जोड़ है अंदर, किस तरीके से कौन सा अंग कौन से अंग से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा इधर, ठीक है। मैं पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बोर मत होइएगा, देखिएगा, इसको देखना है और बहुत काम का है। नीट में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर से, ठीक है। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं पाचन तंत्र से। और बहुत बड़ी बात है, 45 प्रश्न में से, प्राणी विज्ञान के 45 प्रश्न में से 2 प्रश्न एक ही पाठ में से मिलना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नीट की कंपैरिजन में भी ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान बोर्ड में तो है ही है इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके पास में, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिए। तो क्या बात कर लें अब अपन? पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इधर, पाचन तंत्र को पढ़ाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जो तंत्र लिखा हुआ है, ये तंत्र कैसे बनता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कक्षा 9 पे लेके जा रहा हूं वापस, ठीक है। कक्षा 9 के अंदर, 8 के अंदर भी ये बातें आ जाती है कि कोशिका क्या होती है, ठीक है। क्या कोशिका क्या होती है? तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो क्या है आपके पास में? कोशिका है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं परिभाषा कोशिका की, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। देखिए बायोलॉजी बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर पढ़ते रहे तो बायोलॉजी में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। विभिन्न जो कोशिकाएं होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह क्या करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। तो यहां से कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? उत्तक का निर्माण होगा। उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि अगर किसी का बेस क्लियर ना हो तो वो भी पता लग जाए क्या चीज है। उत्तक से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। अंग से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है बच्चों। किसका होता है? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र से क्या बनता है? जीव बनता है,
क्या बनता है? जीव बनता है। तो आप ऐसा सोचिए, सोचना क्या है यार, हम भी जीव है, ठीक है, मानव तो सबसे बड़ा जानवर है, समझ रहे हो, मानव सबसे बड़ा जानवर है, तो मानव को जानवर की श्रेणी में तो रखते हैं, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? प्राणी विज्ञान। हम सबसे बड़े जानवर है, ठीक है, समझना है ना, जानवर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं, ठीक है। तो जीव की बात करें, इस जीव पे आप सोचिए कि जीव है जो हम हैं, ठीक है, मानव एक प्रकार का जीव, और हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के क्या है? अंग तंत्र है। विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, मान लीजिए उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है ना, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, तो विभिन्न प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में रहते हैं, ठीक है, बने हुए होते हैं। तो जीव में कौन है? मानव। मानव के अंदर क्या है? बहुत सारे अंग तंत्र है। उन अंग तंत्र में से एक अंग तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र है। कौन सा है? पाचन तंत्र है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। और ये भी कौन सा है? अंग तंत्र। अब ये जो पाचन तंत्र है, ठीक है, यानी अंग तंत्र है, वो किससे बना हुआ है? अंग से, ठीक है ना, ऑर्गन से बना हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाचन तंत्र भी किससे बना होगा? विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलके बना होगा, ठीक है। तो इसलिए पाचन तंत्र में आने वाले जितने भी अंग है उनको पहले हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित करते हैं। एक भाग जिसका नाम होता है आहार नाल। क्या नाम होता है? आहार नाल। दूसरा भाग जिसका नाम होता है पाचक ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। समटाइम इसको पाचन ग्रंथियां भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगी पाचक ग्रंथियां, या पाचन भी लिख देता हूं, कई किताबों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। मैं पाचन तंत्र को दो भाग में विभाजित कर रहा हूं, आहार नाल जिसको अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और जो पाचक ग्रंथियां जिसको अंग्रेजी भाषा में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब पहले आहार नाल की बात करते हैं कि आहार नाल में क्या चीज आएगी। तो आहार नाल जो है वो एक मुख्य रूप से, जैसे अपन बात करें तो लंबी पेशीय नलिकाकार या लंबी पेशीय नलिका रूपी संरचना होती है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनती है। मतलब पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग आने वाले हैं, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र में नहीं, सॉरी, आहार नाल के अंदर बहुत सारे अंग आने वाले हैं। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है। तो मुख, ठीक है, या फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, मुख गुहा। तो माउथ से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पे हो रही है? एनस पे, यानी कि गुदा पे, ठीक है। तो मुख से स्टार्ट होके कहां पे खत्म हो रही है? गुदा पे खत्म हो रही है। वो क्या है आपके पास में? आहार नाल है, ठीक है ना। तो मुख से स्टार्ट होगी और गुदा पे खत्म होगी, तो ये क्या है आपके पास में? आहार नाल है। अब इसके बीच में, मुख और गुदा के बीच में विभिन्न प्रकार के अंग आएंगे, जिसका अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उस चार्ट के माध्यम से आपको पता लगेगा कि इसके बीच में कौन कौन से अंग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पाचक ग्रंथियां, ठीक है, इस पाचक ग्रंथियों के नाम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाचक ग्रंथियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। सॉरी, पाचक ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, ठीक है ना। किस प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का टाइप कैसा है, वो किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां किस प्रकार की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ग्रंथियां जो होती है, सिर्फ ग्रंथियों की बात कर रहा हूं, पाचन को या पाचक को भूल जाइए। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ग्रंथियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, जो आप अंतःस्रावी तंत्र में जरूर पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र जिसमें ग्रंथियां पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है।
और तीसरी होती है आपके पास में मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? पहले तो देखो, जहां कहीं पे भी शब्द ग्रंथि लिखा हुआ आता है उसमें क्या रहता है बेटा कि किसी ना किसी प्रकार का स्त्रावण होगा। समझ रहे हो? स्त्रावण जरूर होगा। ठीक है, और वो कौन सी ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है और कहाँ जाता है, किसके माध्यम से जाता है, वो सब बात तो आप लोग एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि पाचक ग्रंथियां जो होती है वो इन तीनों में से कौन से प्रकार की होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसका स्त्रावण जो है, समझना, जिसका स्त्रावण जो है वो किसी नलिका के माध्यम से लक्षित अंग पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी स्त्रावण है वो नलिका के माध्यम से क्या होगा, लक्ष्य अंग पे पहुंचेगा। ठीक है ना, जो भी स्त्रावण होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो स्त्रावण होता है बेटा, ठीक है, स्त्रावण जो है वो क्या होता है कि नलिका विहीन होती है। ये मतलब ग्रंथि ने स्त्रावित कर दिया, वो किसी पर्टिकुलर नलिका के माध्यम से लक्षित अंग पे नहीं पहुंचेगा, वो मुख्य रूप से रुधिर या उत्तक द्रव्य के माध्यम से लक्षित अंग पे पहुंचता है। उसके लिए पर्टिकुलर कोई नलिका नहीं होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथिका को बोला जाता है नलिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथियां जो नलिका वाली भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, दोनों की प्रॉपर्टी को, दोनों के गुण को फॉलो करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। तो पाचक ग्रंथियां जो होती है बेटा वो कैसे प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। बहिस्रावी मतलब क्या हो गया आपके पास में? एक्सोक्राइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। मतलब प्रत्येक ग्रंथि से जो स्त्रावण निकलेगा वो नलिका के माध्यम से अंग में या आगे जहां भी उसको अपना एक्शन देना है वहां पे पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इन दोनों का सिर्फ बेसिक पढ़ा है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें आप लोग इनके अंदर आने वाले अंग के नाम और उनके अंदर आने वाले ऑर्गन्स, मतलब पूरा एक बहुत बड़ा चार्ट पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में पाचक ग्रंथियों के नाम भी उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पाचन तंत्र के विभिन्न प्रकार के अंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस वीडियो में बच्चों एक बार वापस आप सारांश के तौर पे देख लीजिए, सुन लीजिए कि क्या चीज हम लोगों ने पढ़ी है। इस वीडियो में सबसे पहले पाचन की परिभाषा, ठीक है, जटिल अणुओं का सरल अवशोषित अणुओं में एंजाइम की मदद से टूटने की प्रक्रिया क्या है? पाचन है। हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं। भोजन हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिल सके। ठीक है, ताकि जितनी भी समस्त प्रक्रियाएं हैं बॉडी के अंदर, शरीर में, वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, और वो कैसे चलती है वो तो सब आप आगे जानोगे। ठीक है ना, जब आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ लोगे मानव कार्यकी के तब आपको पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पद कौन से होते हैं। ठीक है, इस पाचन वाले जो कार्यकी होगी उसमें पद कौन से होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है उसमें 5 प्रकार के पद थे। भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा कौन सा था? भोजन का पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, चौथा भोजन का स्वांगीकरण, पांचवा भोजन का बहिक्षेपण। ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण में भोजन को हमने क्या किया कि पाचन के मार्ग पे डाल दिया, मतलब हमने भोजन खाया। दूसरे में क्या हुआ? भोजन को हमने तोड़ा, मतलब हमने तो क्या तोड़ा? बॉडी तोड़ रहा है, पाचन तंत्र चल रहा है, तो पाचन की कार्य की हो रही है। तो जटिल अणु किस में टूट गए? सरल में टूट गए। तीसरे में क्या हो जाएगा आपके पास में? भोजन का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण में क्या होता है बच्चे? अवशोषण में पचित भोज्य पदार्थ का रुधिर के माध्यम से अवशोषण होना। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगा? बहिक्षेपण में, स्वांगीकरण में जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसका प्रत्येक कोशिका के द्वारा उपयोग में लेना। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा? अपचित भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? बहिक्षेपण का नाम देंगे।
फिर हमने कहा कि इन पदों को पढ़ने से पहले हम लोग पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र को दो भाग में विभाजित किया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो एक लंबी पेशीय नलिका रूपी संरचना होती है जो मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक चलती है, ठीक है। इसके विभिन्न अंग है जो आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। पाचक ग्रंथियां बहिस्रावी प्रकार की होती है, ठीक है, और ये कौन कौन सी होती है इनके नाम भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया था कि आपको पता लगे कि पाचक ग्रंथियां किस प्रकार की है, ठीक है। बहिस्रावी जो नलिका में जिसका स्रावण जाएगा, अंतःस्रावी जो नलिका विहीन होगी, और मिश्रित जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के गुणों को क्या करती हो, फॉलो करती हो, उसको मिश्रित ग्रंथियां बोलेंगे। इनका विवरण जरूर आएगा आपके पास में अंतःस्रावी तंत्र के अंदर, ठीक है। तो मुझे यकीन है बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आप लोगों को जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन, रेड कलर का एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। क्योंकि जब आप उस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके माध्यम से आपको जानकारी रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो आज अपेक्स से अपलोड हो चुका है, तो आप उसको तुरंत प्रभाव से देख पाएंगे। और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यही हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। बायोलॉजी को हम लोग बहुत आसान तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।